लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने हम निभाएंगे के वादे के साथ न्यूनतम आय योजना, रोजगार सृजन और किसानों के लिए अलग बजट समेत 5 बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए सत्ता में आने पर 20% गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करने का वादा किया। पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया है। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। कांग्रेस ने युवाओं को छूने के मकसद से 22 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया और 3 साल तक कारोबार शुरू करने के लिए किसी के अनुमति की जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस ने किसानों के लिए अलग से बजट जारी करने का ऐलान किया। कृषि कर्ज के डिफाल्टरों पर फौजदारी केस नहीं होगा। न्याय योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने का भी वादा किया। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में राजद्रोह और पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देने वाले सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून में संशोधन का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस कानून का लंबे समय से दुरुपयोग किया जा रहा है। सच्चाई बड़ी क्लियर है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। वहीं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस का यह मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। जेटली ने कहा कि यह मैनिफेस्टो देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया है और इस मैनिफेस्टो के जरिए भी यही किया जा रहा है। ये जो न्याय का ब्लफ था, अर्थशास्त्री दुनिया भर में पूछ रहे थे इसका साधन कहां से आएगा। दूसरा प्रश्न था कि मौजूदा सब्सिडीज का क्या करेंगे जो डीबीटी में जाती हैं। पहले दिन तो चुप थे, अगले दिन कहा नहीं ये उसके अलावा होगा। तो जिस विद्वान व्यक्ति ने ये मैनिफेस्टो बनाया उन्होंने कहा कि देखिए इसका साधन आएगा जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो साधन भी बढ़ेंगे, उसी से ये फाइनेंस हो जाएगी। कांग्रेस की मैनिफेस्टो के बाद उस पर राजनीति शुरू हो गई है। अब इंतजार बीजेपी के मैनिफेस्टो का है, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए इन मैनिफेस्टो की घोषणा करते हैं, लेकिन ना तो यह तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे और ना जीतने के बाद अपनी घोषणाओं को याद करते हैं। तो कहीं कांग्रेस का यह मैनिफेस्टो जीत के लिए उठाया गया एक कदम मात्र बनकर ना रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर, खास मुद्दा और खास वजह है। मुद्दा, कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने नाम दिया हम निभाएंगे वादे। और खास वजह जब बनती है कि कोई नेशनल पार्टी अगर अपना मैनिफेस्टो लेके आती है तो लोग जानना चाहते हैं कि खास है क्या इसमें। चले हम आपको बता दें कि कुछ आरोप भी लगाए गए हैं, कुछ अपने एजेंडे भी हैं इसमें। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, अशोक गहलोत सहित कई नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। और प्रेस ब्रीफिंग में राहुल गांधी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों के रोजगार देने का जो पूर्ववर्ती सरकार, अभी वर्तमान सरकार ने जो वादा किया वो खत्म हो गए। बेरोजगारी की रेट बढ़ी है, लेकिन हम वादा करते हैं कि नरेगा में 150 दिन करेंगे। 10 लाख रोजगार के अवसर पंचायतों के माध्यम से होंगे। 22 लाख जो सरकारी भर्तियां अभी रोक दी गई हैं, हम उन्हें 2020 तक पूरा करेंगे। लेकिन कुछ बड़ी चीजें भी और हैं इसमें। रोजगार एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, लेकिन आपस्पा को धीरे धीरे खत्म करने के बाद उसकी धारा जो 1958 में जब ये आपस्पा लागू किया गया था, सुरक्षा बलों के लिए विशेष अधिकार कानून जो है 124A, इसको खत्म किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह भी बताई गई है कि इस कानून का काफी दुरुपयोग हुआ है।
कुछ और भी मैनिफेस्टो में खास मुद्दे रहे हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे उन मुद्दों को लेकर के चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं हमारे साथ सुशील आसोपा जी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। निमिषा जी भाजपा से हमारे साथ में हैं। राजेंद्र सिंह जी राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हमारे साथ में हैं। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की एक मांग रही है कि आपदा को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें पर्टिकुलर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसमें लिखा है कि इसका दुरुपयोग है और सुरक्षा बलों और केंद्रीय माफ करिएगा नागरिकों के बीच समन्वय बना रहे, संतुलन बना रहे, इसके उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है। साथ ही से धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, हटाया जाएगा। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1958 है। ये दरअसल में क्या है कि सुरक्षा बलों को जो कि देश की रक्षा में लगे हुए हैं और अपना घर बार छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपना सब सुख चैन छोड़ के हमारे देश की रक्षा के लिए अगर सीमा पर तैनात है और वहाँ वो रात दिन देश के दुश्मनों से जब जूझ रहे हैं, तो उनके ऊपर हम विश्वास नहीं कर रहे और हम उन लोगों पे हम विश्वास करने के लिए अपने घोषणा पत्र में इस तरह के कानून बनाने की सोच रहे हैं या इतने कानूनों को खत्म करने की सोच रहे हैं जो हमारे देश के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त है, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, जो देश को तोड़ने के लिए गतिविधियां हो रही है उनमें लिप्त है, जो देश की सीमाओं को अतिक्रमण करने के लिए लिप्त है। तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे सैनिकों का, अर्धसैनिक बलों का, पुलिस बलों का मनोबल गिरेगा, पहली बात। दूसरी बात है क्या, आखिर दरअसल में क्या है कि हमारी सेनाएं, हमारे अर्धसैनिक बल इतना जोखिम उठाकर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के जो दुश्मन देश हैं, चीन है, पाकिस्तान है, वो पूरी तरह से पूरी ताकत लगा रहे हैं, चाहे वो धन की ताकत हो, चाहे वो ऐसे भगोड़े या जो किराए खरीदे हुए जो आतंकवादी हैं उनकी ताकत हो, उनसे एक छद्म युद्ध की स्थिति सीमाओं पर पैदा कर रखी है। वहां अगर हमारे फोर्सेज हैं वो इस देश की रक्षा करने के लिए अगर कोई इस तरह के काम कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई इंट्रोगेशन कर रहे हैं, उनको अगर हम किसी सीमाओं के अंदर बांधते हैं, उनको हम किसी तरह से बाध्य करते हैं, तो निश्चित रूप से अपना मनोबल गिरेगा और वो ये सोचेंगे कि भाई हमारा क्या बिगड़ रहा है। अगर हमारे देश की सरकार हमें सुरक्षित नहीं कर सकती तो हम क्यों इन आतंकवादियों से मुकाबला करें, क्यों हम इन आतंकवादियों से जोखिम लें, क्यों हम इन आतंकवादियों और देश के दुश्मनों के सामने अपनी जान को कुर्बान करें। तो ये इस तरह के जो कानून लंबे समय से वहां के लोगों की ये डिमांड रही है कि सुरक्षा बल सुरक्षा के नाम पे कई बार इस तरह की हालात पैदा करते हैं जिससे वहां के लोग जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, उनके खिलाफ ऐसा है, उनके खिलाफ दंडात्मक विधियां बनी हुई है ऑलरेडी। आपके आईपीसी में जो भी है पूरे कानून बने हुए हैं। अगर कोई आदमी बलात्कार करता है, जैसे इन्होंने यौन हिंसा के बारे में कहा है, जो किडनैपिंग के बारे में कहा है इन्होंने, और दूसरा यातना देने वाले जैसे मामले हैं उनके लिए इन्होंने कहा कि इनका दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए इस कानून को हटा दिया जाए। जो इसमें जो 3 मेन इंग्रेडिएंट जो उन्होंने लिखे हैं उनको भी क्यों हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? वो ठीक है, वो भी क्यों हटा रहे हैं? आप कहिए, मैं आप मुझे जवाब जवानों का मनोबल गिराना चाह रहे हैं। उसमें यह है कि अगर वो कोई इस तरह का उनको ऊपर सरकारी सेवा के दौरान अगर वो उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगता है तो उसके अलग प्रोविजंस बने हुए हैं, उनका अलग प्रोसीजर बना हुआ है। मैं मेजर गोगई का मैं एक उदाहरण देता हूं। मेजर गोगई है, मेजर गोगई ने जो अपनी जीप थी उसके आगे जो वो था आतंकवादी था, उसको बांध के जो पत्थर फेंकने वाला था उससे निकले। आज भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और सब कर रहे हैं कार्रवाई। तो जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ, सेना वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। ऐसा कहीं नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। उनको जांच आयोग ने गलत माना तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। परंतु इस कानून में अगर इस तरह का ये मेंशन करके, तो ये निश्चित रूप से हमारे सैनिकों का, अर्धसैनिक बलों का मनोबल गिरेगा। ये संदेश जाएगा कि ये सरकार आपके साथ नहीं है, ये कानून है आपको जिसने प्रोटेक्शन दे रखा था, अब वो खत्म हो गया है। इसकी गलत धारणा भी पैदा होगी, निश्चित रूप से पैदा होगी। चलिए हम आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों की 25 सीटें लोकसभा की, और ये केवल कांग्रेस ने हटाने की बात कही है, पर्टिकुलर उसमें जो सेगमेंट है उसको। लेकिन
तमाम राजनीतिक दल समय समय पर वहां के लोगों को सुना है, उनके परिवार को लिया है और कहा यह जाता है कि इस पे हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। वर्तमान सरकार ने भी कहा ये, लेकिन अभी कांग्रेस ने जो एक 25 सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का हो, उस मैनिफेस्टो का आधार यही होता है कि सीटें आपकी कैसे बढ़ सकती हैं, वोट कैसे आपको मिल सकता है। और एक को गलत भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल अपना एजेंडा लेके आते हैं, इलेक्शन के बाद हम करेंगे क्या, वो एक मैनिफेस्टो होता है जिसको अलग अलग तरीके से नाम दिया जाता है। लेकिन लबुलवाब यही है कि जो बुकलेट तैयार की है उसमें विजन क्या है। चले वापस मैं एक बार आसोपा साहब के पास जाना चाहूंगा। आसोपा साहब, 1958 का जो कानून बना हुआ है उसको लेकर के काफी चर्चाएं हैं और ये कहा यह जा रहा है कि जैसे राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि मनोबल टूटेगा, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों के मानवाधिकार जो है उनका हनन होता है इस धारा के तहत या पर्टिकुलर इस कानून के तहत, तो उन्हें एक संरक्षण की आवश्यकता है। देखिए, अभी आपने विजन की बात की, उसमें तो एक छोटा सा आजकल चल रहा है कि कांग्रेस का मतलब है विजन और भाजपा का मतलब है केवल टेलीविजन। पर मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो घोषणा पत्र बना है उसका जिसका नाम जन आवाज है और हम निभाएंगे, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में करीब 1.5 लाख इनपुट है हमारे पूरे देश से। 20 उप समिति बनी हमारी, जो नॉर्थ ईस्ट में भी गई है, साउथ में भी गई है, अनेक राज्यों में गई है। और जाकर के वहां के जो निवासी हैं उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं, उनकी मुख्य समस्याएं क्या है, उनको सरकार से अतिरिक्त क्या सुविधा चाहिए, वो किस बात के लिए परेशान है, वो सब बातें उनसे ली है। उन इनपुट्स में अगर नॉर्थ ईस्ट से, जम्मू कश्मीर से जो बातें आ रही है, अगर ये बात है कि साहब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, कोई सुनवाई नहीं होती, आईपीसी की धारा अपनी जगह रह जाती है, सुनवाई नहीं होती, या अचानक कोई युवक गायब हो गया, उसके बारे में कोई तफ्तीश नहीं होती, कोई पता करने वाला नहीं है, या इतनी अमानवीय टॉर्चर किया जाता है कोई बात करने के लिए, तो वो ऑलरेडी सेंसिटिव जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट है या हमारे बॉर्डर के राज्य हैं। हम यहाँ मैदानी इलाकों में बैठ करके ये कभी कल्पना नहीं कर सकते जी। मेजर गोगई का भी उदाहरण आपने सुना, ये सबके सामने है। इसके अलावा कई ऐसे डिफेंस के ऑफिसर्स या सोल्जर्स जिनके अगर किसी ने बात की है और फ्रंट पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल नहीं हुआ है, तो ये सब क्या अगर सेना के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मेरा ये कहना है अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारी जो घोषणा पत्र हमारा कांग्रेस का जारी हुआ है, उसकी उप समिति गई है, वहां के लोगों ने अपनी परेशानियां बताई है। नॉर्थ ईस्ट के लोग भी तो हमारे ही लोग हैं ना, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो वाजिब बातें हैं, उनको अगर घोषणा पत्र में शामिल, सर मैं खारिज नहीं कर रहा, आप जो कह रहे हैं प्रश्न है भाजपा सरकार से, मैं देखिए उसको खारिज नहीं कर रहा। आसोपा साहब एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि कानून बने हुए हैं। आप ये अगर बात कह रहे हैं कि टीम गई होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बैठ करके आपके दफ्तर में आईसीसी के में बनाया होगा, मैनिफेस्टो आपका है, आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, आप सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे, यह आपका आउटलुक है। बीजेपी आती है तो बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी का देखना है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि सिर्फ इस बात को कहना कि बिल्कुल सब कुछ हो ही रहा, जहां सुरक्षा बलों की उपस्थिति वहां सिर्फ ऐसा हो रहा होगा। मैं एक छोटा सा एक बात मैं कहता हूँ, 1 अप्रैल 2018 से मेघालय में ये कानून पूरी तरह हटा दिया गया है। शायद हमारे भाजपा के साथी को मालूम नहीं है, तो मैं अपडेट करूँ, राजेंद्र सिंह जी आप भी अपडेट हो लें। 1 अप्रैल 2018 से मेघालय में पूरी तरह समाप्त है। और करना क्या चाह रही है कांग्रेस कि केवल 3 क्लॉजेस कि कोई भी युवक, कोई भी नागरिक अचानक गायब हो जाता है और उसका अता पता नहीं चलता, उसके बारे में, और जो सेक्सुअल वायलेंस है उसके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, और टॉर्चर, इन तीनों के अंदर अगर आर्म फोर्सेस को कुछ लिमिटेड पावर्स को लिमिट करना है, सीमा में बांधना है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कांग्रेस ने वहां के लोगों की भावनाओं का आदर किया है। हम मैदानी इलाके में बैठ करके, सर हम मैदानी इलाके में बैठ करके एक तरफ जब आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, तो हमारे भाई वहां गए हुए हैं, तो हमें वहां के नागरिकों का भी सम्मान करना होगा, उनको भारत के साथ जोड़े रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं है। आप एक मिनट आसोपा साहब प्लीज, एक मिनट आप आसोपा साहब, मेरा ये मानना है, और अगर उस शब्द से आपको नहीं मेरा तकलीफ हुई है, मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा मानना ये है कि हमारे को हमारे आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर हमारी सरकार को हमको
विश्वास और भरोसा क्यों? नागरिक उसका कंपोनेंट है या नहीं? नॉर्थ ईस्ट के नागरिक उसका कंपोनेंट है या नहीं है? आप अलग करना चाहते हैं उनको? कई इस तरह के संगठन, एनजीओ वगैरह सारे नागरिक संगठन उनको फंसाने की कोशिश कर। राजस्थान में नहीं था क्या आनंद पाल यहाँ पर? आर्म्ड फोर्सेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स था ना यहाँ पर? नहीं, कितने मंत्री हाजिरी लगाते थे भाजपा के उसके दरबार में? एक बार मैं निमिषा के पास में जाना चाहूंगा। पूरी विचार विमर्श के बीच में यदि ऐसी भाषा शैली का प्रयोग होता है, मैं टोकती हूँ तो आपने बिल्कुल एक अपमानित तरीके से बोला मुझे कि आप बीच में मत बोलिए, लेकिन मैं भी तो आपका सम्मान करके साथ इस चैनल पे एक सार्थक विश्लेषण की उम्मीद के साथ आती हूँ। आज जो विषय है, विषय बिल्कुल स्पष्ट कागजों के अंदर जो मैनिफेस्टो आ रहा है और कांग्रेस 34 नंबर पेज पे नीचे लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम इसको रोकेंगे। जिस कानून की बात कर रहे हैं खुद आप पूरा अध्ययन करके आएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता से ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन केवल 3 पॉइंट्स है, फिर वो बात मैं आऊंगा आपके पास, बोलने दीजिए एक बार। हाँ बोलिए। वैल्यू होती है ना, उसके बाद आप देखिए खुद पढ़ के रहिए किस कानून को हटाने की बात करें, किसको ला रहे हैं आप। हमारे सशस्त्र सैनिकों के मनोबल को कमजोर करने का जो प्रयास है, अब जब हमारे पुलिस अधिकारी जी बता रहे कि मेजर गोइगी की जो गलती करता है, यदि वो 12,000 पत्थरबाजों को माफ कर दिया आपकी पीडीपी और आपकी सरकार ने। हम तो बारूद की ढेर पे बैठा कर गए पूरे देश को, कश्मीर को अलग करने पे तुले भी। तो आपकी नीतियों से 5,000 पाकिस्तान आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा, बोलने दीजिए एक बार। योगेंद्र जी, कांग्रेस की जो हालत हो गई है, मैनिफेस्टो जारी होने के बाद जो प्रतिक्रिया तुरंत आई है, उस प्रतिक्रिया से घबराई हुई कांग्रेस अगले बगले झाँककर कभी नॉर्थ ईस्ट से आनंद पाल से लेकर के अपने राज्य की हालत तो देखिए आप। पहले आपने उस 100 दिवसीय जो हमने एक पेपर जारी किया उसका जवाब तब से दिया नहीं गया। देखिए योगेंद्र जी, ये पूरा मैनिफेस्टो, पूरा अभी जो इन्होंने जारी किया है, उस पर मैं 3 शब्दावली कर दूंगी: अतार्किक, अप्रासंगिक और अपरिपक्वता का प्रतीक मात्र। लेकिन व्यावहारिक है, कतई व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि 72,000 रुपए देंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे दूं, बस आप भत्ते, ऋण माफी, इसी से हमारा विकास होगा। तो खोया जब इन्होंने भाषा शैली एकदम अभद्र आ गई इनकी। मेरे सैनिकों, इस देश का रक्षा करने वाले, जिन पे आप चैन से सो पाते हैं, पूरी कांग्रेस सरकार पूरी की पूरी, आज जो आपने देखा कि फेसबुक में कितने अकाउंट बंद किए इन्होंने। खैर विषय पर आते हैं, तो आज मैनिफेस्टो के अंदर अब देखिए इन्होंने बोला कि हम सरकारी अस्पतालों को सशक्त करेंगे। तो आज देखिए 50 करोड़ से अधिक गरीब सरकारी और गैर सरकारी दोनों अस्पतालों से फायदा ले रहे हैं। क्या सशक्त करेंगे आप? इसी तरह से आप कहते हैं 10 लाख फिगर पहुंचा है आपका मैडम, 50 करोड़ कहां से आ गया? एक बार हाँ बोले जीएसटी का एक स्लैब लाएंगे। एक स्लैब क्या आप सिंगापुर से सीख कर हैं? अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने बोला सिंगापुर से, वहां पर जैसे एक ये इतने बीपीएल है यहाँ पर कि एक स्लैब कभी हो सकता है? योगेंद्र जी बताइए। 28% तो रहा नहीं है, लेकिन 5% से लेकर के 18% का जो स्लैब है उसमें भी और इम्प्लीमेंटेशन में और सशक्त किया जा रहा है। तो अलग अलग मुद्दों पर जब हम इस पूरे मैनिफेस्टो का अध्ययन करते हैं तो पूरा दोहरा, भटकावा और अप्रासंगिकता से प्रतीक मात्र है ये। और इसके अलावा भी जब कांग्रेस जो कहती है देशद्रोहियों पर कानूनी लगेगा उसको समाप्त किया जाता है, तो हे कांग्रेस, मेघालय का जवाब साथ में दीजिएगा। मैं आपको ये बताऊंगी कि आप मेघालय में क्यों हटाया? खड़े होकर के इस देश के नागरिकों के साथ आपका ऐसा व्यवहार क्यों? और अब आपने मेघालय में क्यों हटाया? मैनिफेस्टो जारी किया ना, हम 23 मई के बाद जब भी परिणाम आएगा, सुशील आसोपा जी, इसी चैनल पे योगेंद्र जी आपको निवेदन करूंगी, मैं पुनः आऊंगी, क्योंकि इस मैनिफेस्टो के बाद पूरी तरह से नकार चुकी है, आपको जनता नकार चुकी है। अब आप 44 से 4 पर भी आ जाए ना, तो आप मुझे बताइएगा कि बौखलाहट जो है ना आपके बीच में जो 23 को प्लीज दोनों आइएगा आप जरूर। बिल्कुल, मैं आपसे खुद निमंत्रण मांगूंगी। किसी एक को तो लड्डू खिलाने पड़ेंगे। चलिए मैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। निमिषा जी एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो 2019 की। आम चुनाव के लिए कांग्रेस एक बार फिर मैनिफेस्टो लेके आई है।
और जैसे मैंने कहा कि आपसपा के जो कुछ बिंदु है उनको हटाने की बात कही है। इसी तरह से राजद्रोह की बात कही जा रही है कि राजद्रोह का अगर कोई मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज है तो पहले तो उसे दीवानी केस में, और मैं राजेंद्र सिंह जी इसको थोड़ा सा आपको डीपली डिफाइन करेंगे कि क्या वास्तव में बहुत जरूरी हो रहा था ये, इसका कहीं मिसयूज हो रहा था, क्योंकि विधायिका में जब पार्टियां पहुंचती हैं चुनकर के उनके प्रतिनिधि पहुंचते हैं, राष्ट्र निर्माण में उन्हीं की भूमिका होती है, सबसे मजबूत एक कड़ी होती है। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम होगी, या जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं राजद्रोह के क्या वास्तव में गैर जरूरी होते हैं या उनकी आवश्यकता होती है? सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। एक और महत्वपूर्ण जो अनाउंसमेंट किया गया है, क्या वास्तव में इसको लेकर के कांग्रेस का यह भी तर्क है कि किसी व्यक्ति की शान में अगर आप खड़े नहीं हुए, आपने अगर ऐसा कुछ कह दिया तो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है? तो कुछ ऐसी चीजें जो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है योगेंद्र जी। ये जो राजद्रोह का जो केस है, ये प्रावधान आजादी के पहले से ही चला आ रहा है, या आप ये देखिए, और अभी भी इसको आवश्यकता इसलिए है कि जिस तरीके से आप ये देखिए कि हमारे सीमा पार से जो गतिविधियां हमारे देश में की जा रही है और हमारे जो यहाँ के स्थानीय लोगों को भड़काया जा रहा है। अभी आप थोड़े दिनों पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखते, वहाँ जो नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े हो, और इस तरह के जो देश विरोधी नारे लगाए गए, और अगर आप देश के राजनेताओं के खिलाफ देश बड़ी घृणा का, उनका अवमानना का, इस तरह का अगर कोई स्पीच दे रहे हैं, तो ये दरअसल में क्या था कि इसका एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम रखा गया कि अगर कोई इसका साधारण जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है बोलने की, अभिव्यक्ति की, ये उससे टकराव था। बेसिकली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से और राजद्रोह के बीच में एक बहुत बॉर्डर लाइन थी, जिससे ये तय किया जाता था कि भाई ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत है, इसलिए इसको तो राजद्रोह नहीं माना जाता। और जो वास्तव में राजद्रोह की बातें थी, अब जैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अब इसको क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानेंगे? हम इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मानेंगे, इसको राजद्रोह ही मानेंगे कि भारत तेरे टुकड़े क्यों होंगे? सर ये भारत तो नहीं हुआ है। आप सुनिए मेरी बात, मैं वो बात कह रहा हूँ, वो ये नहीं, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। अगर इस तरह की बात आती है तो वो तो एबीवीपी नया वीडियो कोई बात एक सेकंड, वो ये नहीं कह रहे हैं कि उस केस की डीप स्टडी पे नहीं जा रहे। एक सेकंड माफ करिएगा, हमने ये मामला आता है तो उसमें ये होगा। अगर वो चीज है ऑडियो बना के वीडियो के साथ स्वतंत्रता में उसको नहीं लिया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ आसोपा साहब, अब तक कितने केस दर्ज हुए राजद्रोह के देश भर में? देश भर में राजद्रोह के केस किसी का मिसयूज हुआ है? ये क्या बोल रहे हैं? किस प्रकार से? अरे आप इसको खत्म करने का उद्देश्य तो बताओ। ये देश विरोधी कांग्रेस आज देशद्रोहियों के साथ खड़ी हुई है। एक मिनट, इसको खत्म करने का उद्देश्य तो बताओ। एक भी केस दर्ज हुआ हो तो बोलो आप। एक भी केस दर्ज नहीं हुआ अब तक। कांग्रेस का यह तर्क है, निमिषा जी एक सेकंड, कांग्रेस का तर्क यह है कि इस कानून का दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोग इस मायने में किया गया है कि बेगुनाहों को फंसाया गया है। आप जिसके लिए कह रहे हैं वो भी एक कांग्रेस इनडायरेक्टली उस ओर भी इंगित कर रही है कि ये इसी तरह से कई बार यूथ को या किसी ने कुछ कह दिया। लेकिन ये बात सही है आसोपा साहब, अगर कहीं पे राष्ट्र की शान में अगर कहीं पे कोई बात आती है और नारे लगाए जाते हैं राष्ट्र विरोधी, तो क्या उस वक्त इस कानून के बिल्कुल हम ये कहेंगे या फिर कोई नया कानून लाना पड़ेगा इसके लिए? सुधा भारद्वाज का केस क्या है साहब? सुधा भारद्वाज जो इंटरनेशनली रिनाउंड है, और आप उसको लेफ्टिस्ट और वो मान करके, और उसके ऊपर जो आप लगा रहे हो उसके 3-4 साथियों को आपने कैद कर रखा है। कोर्ट ने उनको कहीं राहत दी है, कहीं नहीं दी है। आपसे मतलब सरकार से बोलिए। आपसे मतलब मोदी सरकार ने, तो मोदी सरकार के समय जो वातावरण देश में बना हुआ है, हर आदमी भयभीत है कि मैं ये बात बोलूं नहीं बोलूं, बोलने से सरकार लोग पीछा करने लग जाएंगे, टेलीफोन टेप करने लग जाएंगे, और आपकी वॉच बढ़ा दी जाएगी। तो इसलिए लोगों को उस डर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। मैं एक बात कहता हूँ, टेलीफोन टेप अभी होते, पहले नहीं होते थे टेलीफोन टेप। राजद्रोह 124A जो है, दैट स्पीक्स की
चुनी हुई सरकार के विरुद्ध, देश के विरुद्ध नहीं, सरकार के विरुद्ध बोलने पर ये ऐसा आपको ये सजा 3 साल की सजा मिल सकती है। तो चुनी हुई सरकार के विरुद्ध बोलने का तो दुरुपयोग कोई भी कैसे भी कर सकता है। इसलिए अप्रासंगिक अगर कोई चीज हो जाती है, मेरे ख्याल में बोलने की बात तो सर नहीं है सर, सत्ता पलट या सरकार को अपदस्थ करने की अगर कोई साजिश रची जाती है चेष्टा कोई नहीं करता है। राष्ट्र स्टडी करके नहीं वो पढ़ा हुआ इनके पास में है, साफ है, पूरी नहीं पढ़कर इनके पास है। देखो ना भाई, आप अगर हमारी प्रोफेसर है, चलिए ऐसे कमेंट करने का आपको 3 मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि दूसरे मुद्दों पे भी आना है मेरे को। जो सर मैं पढ़ रोजगार पे आना चाह रहा हूँ, मैं रोजगार पे नहीं है, इसलिए मेरे को छुट्टी दे दीजिए और तो क्या इलाज है। सर रोजगार पे आना है मेरे को, आप अपनी बात आपको रोजगार तो ये अभद्र कमेंट कर रही है, मैं पढ़ के नहीं आया। भाजपा के लोग तो यहाँ इतनी किताबें लेके आया करते हैं, ये खुद इतनी किताबें लेके आई हैं। क्यों लेके आई हैं? पढ़ के नहीं आई क्या जो ये किताब लाई है साथ? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो अगर बहस में कई काम लेना पड़ेगा। कौन करता है लेकर के आना? यदि आपको राष्ट्रद्रोह, मुझे आपत्ति है, देश के टुकड़े कौन कर रहा है? बैठी झूठी बातों का मोदी सरकार की खिलाफत करना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है। आसोपा जी, आपकी समस्या ये है कि आज जो चोर जेल पर बाहर है, उन चोरों को बचाने के लिए जो स्थिति आपकी हो गई है। जी, अब मैं जवाब दे दूंगी, आपका जवाब दे दूं मैं आपको। इस टॉपिक को खत्म आप जवाब दे दीजिए क्योंकि मैं दूसरे मुद्दों पे आना चाह रहा हूं। जवाब जनता को ही देना है, तो एक तरफा नहीं हो सकता ना कि बोले और मेरे पास तार्किक छाप करके तार्किक तो आपने आपके काम आएगा। आप ही छाप रहे हैं, 2 करोड़ को भी छाप लो और बांट दो लोगों को। आसोपा जी की तार्किक है, कांग्रेस अच्छा हमें वोट नहीं मिलेंगे, हम बिल्कुल नहीं मिलेंगे। नहीं अच्छा है, आप मान दो ना 2 करोड़ को भी, इसमें रोजगार भी लिखा है कि आप उसकी जो एक साल की जो वर्षगांठ मनाते हैं और वहां पर आकर के इंशाल्लाह तेरे टुकड़े होंगे प्रमाणिकता को ढूंढ रहे हैं। भाई आप बात कर रहे हैं, पूरे देश में चला है उसका सपोर्ट इस चैनल पे जन टीवी पर पीडीपी के साथ तो हनीमून आपने मनाया 2.5 साल 3 साल। आपको बस अब क्या हो रहा है? मैं एक बार निमिषा जी आपकी बात हो गई पूरी। राजद्रोह के मामले को आप लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस इसे हटा करके गलत कर रही है कि नई परंपरा की शुरुआत कर रही है, ये कहना चाह रही हैं आप? देखिए बिल्कुल आप योगेंद्र जी, आपका खुद का एक अपना विश्लेषण होगा ना कि राजद्रोह देशद्रोह जैसे संगीन मामलों पर आप शहर दे करके और आप देखिए आप उत्तर जान दीजिए, फिर आप पीछे बोलिएगा। आज जो आप बौखला रहे ना बहुत ज्यादा, उससे मुझे आप बड़ी पीड़ा हो रही है। एक बार आपकी घबराहट मैं समझ पा रही हूँ कि जनता की जो त्वरित प्रतिक्रिया आई एकदम नकारात्मक, उससे कांग्रेस घबरा चुकी है बुरी तरह से। हम अपनी बात जो है एक बार बिल्कुल मुद्दे पर ही आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज हमें इतना है कि इतने संगीन मामलों पर, सैनिकों के मामलों पर आप बिल्कुल एएफएसपी को हटा करके क्या कहना चाह रहे हैं? मेघालय में क्यों हटाया आपने? उस पे आगे आरक्षण में बोलना चाहूंगी मैं योगेंद्र जी, अन्य मुद्दा महिलाओं के आरक्षण का आचरण रिपीट किया है 2010 में। आपका भी जवाब देंगे 2018 में 2018 से हटाया आप लोगों ने भी हटा दिया महिलाओं के आरक्षण में। पहले मैं अपनी बात बोल रही थी, मेघालय में क्यों हटाया आपने? 10 से मेघालय में क्यों हटाया आपने? अटल जी की सरकार पहली बार आपने मेघालय में क्यों हटाया? जवाब दो। महिला आरक्षण में जवाब देंगे आप? होमवर्क करके आए हो क्या? 2010 से 19 तक क्यों लटका रखा आपने महिला आरक्षण नीति? आपको इतना दर्द हो रहा है? लेकिन पहले सेशन में लाएंगे, क्यों है आपकी? हमको पहले सेशन में लाएंगे। आप विधानसभा में आते अपन मुद्दे पे आ गए, एक बार मुद्दे पे आए। यहाँ हो चुका है 5 चले मैं रोजगार की बात करूं, चले मैं रोजगार के ऊपर आना चाहूंगा। मैं आसोपा साहब, आपने एक बात कही है कि 2 करोड़ जो रोजगार के अवसर खत्म कर दिए, एक तो उनकी बात कही है। दूसरा एक बात सुनिए, आपने कहा कि 22 लाख सरकारी नौकरी जो पेंडिंग कर दी, उनके ऊपर कोई विचार नहीं किया सरकार ने। 2020 तक का आपने लक्ष्य रखा है। और चले मनरेगा में 150 दिन की बात कही है, और शिक्षा में 6% जीडीपी का टोटल अमाउंट है उसको। एक मैं जानना चाहूंगा, देखिए क्या होता है कि विजन आपका कहीं ना कहीं स्टेट से झलकता है। किसी स्टेट को आप एजुकेशन को लेकर के रोल मॉडल बना रहे हैं कहीं पे कि हाँ देखिए हम उस स्टेट में ऐसा कर रहे हैं और केंद्र में आएंगे तो वहां को आप स्टडी करिए, हम उसी दृष्टि से नेशनल लेवल पर भी हम कर रहे हैं। रोजगार में सबसे पहला तो ओपनिंग रिमार्क ये दिया है हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 4 करोड़ 70 लाख रोजगार पिछले 5 साल में समाप्त हो गए। 22 लाख जो रोजगार नौकरियां हैं, 2 लाख केंद्र सरकार की, 20 लाख राज्य सरकारों की है, और हम 22 लाख नौकरियां 31 मार्च 2020 तक भरेंगे।
34 लाख नौकरियां पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी हमने कमिट किया है, और 10 लाख ग्राम पंचायतों के माध्यम से हर गांव में एक, हर पंचायत में एक जो है वो वहाँ का प्रहरी के तौर पर जो उसमें विश्लेषण किया। उसके अलावा आप जवाब एक मिनट मैं आपके पास मांगूंगा, आपको पूरा अवसर दूंगा। मेरे पास अभी 17 मिनट है बाकी, आंकड़े क्या है, 17 मिनट है आपके पास। मैं आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट रुकिए, 1 मिनट अभी इनको बोलने में दीजिए। हाँ, संजय जी के पास जाऊंगा। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 3 साल का एक मॉरिटोरियम पीरियड दिया जाएगा, जिसमें वो उनको किसी बताने की आवश्यकता नहीं, नहीं बताने की आवश्यकता तो है, पर मंजूरियों की आवश्यकता नहीं, इजाजत लेने की बताए बिना तो कोई इजाजत की आवश्यकता गलत आदमी कुछ गलत काम करने लग जाए, इजाजत मतलब उस रूप में सूचना देने की जरूरत है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, परंतु उसको जो फॉर्मेलिटीज हैं उस प्रकार से वो सब करने की जरूरत नहीं। और वो जब सूचना देगा तो बैंक्स उसके लिए ओपन करवाई जाएंगी और वो सारा करवाया जाएगा। और तीसरा ये दिया है कि जो एजुकेशन का जो आपने पूछा, वर्तमान में 4.1% एक्सपेंडिचर है जीडीपी का, उसको 6 पे स्केल अप करने का इसलिए कहा है कि जितनी भी कॉलेजेस की आज भी देश में बहुत में कमी है, अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की, मेडिकल कॉलेजेस की अभी भी बहुत कमी है। एक पैरामीटर है कि 35 लाख आबादी पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जैसे राजस्थान का ही उदाहरण ले लें, मेडिकल कॉलेज 7 और 7 14 है, हमारी 7.5 करोड़ आबादी है, उसको 35 से करते हैं तो 20-22 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। उस अनुपात में देश में उतने, तो इसलिए वो 6% तक पहुंचाएंगे तभी तो होगा। इसके अलावा मेडिकल में भी कहा है कि अभी करीब 1.2% जो चिकित्सा का खर्चा है वो 5 साल बाद के स्टेज पे, हमारी जो 5 साल सरकार पूरी हो जाएगी तो हम 3% पे पहुंचाएंगे। उसका उन्होंने कारण बोला है राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और स्पीच में भी, कि ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, कृषि फसल बीमा योजना है, ये बड़ी कंपनियों का एक लूट का भी साधन हो गई है। इसलिए हमें सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा की जिम्मेदारी लेनी होगी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च सेंटर्स और स्पेशलिटी सेंटर्स और बढ़ाने होंगे। 0 से लेके हम यहाँ तक पहुंचे, इसको और स्केल अप करना होगा। ये सब बातें हैं। तो चलिए मोटी मोटी बातें, क्यों सारी चीजें संभव नहीं। मैं संजय माधव जी हमारे साथ में जुड़ गए। संजय जी, कुछ चीजें कही हैं। एक तो ये कहा है कि लोन में अगर किसान डिफॉल्टर होता है तो उससे मामला दर्ज नहीं होगा। एमएसपी की उसको जानकारी होनी चाहिए कि मेरी क्रॉप की एमएसपी क्या है, किस भाव में जा रहा है ये मेरे। कुछ जैसे इन्होंने कहा कि गरीब परिवारों में 72,000 सीधा पैसा जाना चाहिए। एक कारण बताया कि नोटबंदी के बाद गरीब और किसानों के पास में जो धन का अभाव हो रहा है उसे हम दूर करें। जो की है कांग्रेस के घोषणा पत्र में निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लंबे समय से देश के किसानों की मांग रही है, देश के शिक्षा के जीडीपी का 6% खर्च करने की बात है। तो लंबे समय से स्टूडेंट मूवमेंट की देश में मांग रही है कि 6% जीडीपी का खर्च किया जाए, बजट का 10% और जीडीपी का 6% कम से कम एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। रोजगार बातें तो घोषणाएं तो सारी ठीक है, लेकिन पिछले जो 2014 का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर जो इस प्रकार का जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय चुनाव पद्धति लोकतंत्र का जिस प्रकार से विश्वास का खंडन किया है, उसके बाद अभी कोई भी पार्टी हो जाए, कोई भी पार्टी के चुनाव से पहले घोषणा करती है। अभी हिंदुस्तान की जनता को उस पर यकीन, चुनाव के घोषणा पत्र प्लस चुनाव से पहले जो सरकारें करती है उसके बारे में कोई ज्यादा, अभी जैसे मोदी जी ने भी 6,000 रुपये खाते में और तमाम तरह की चीजें, उससे पहले कांग्रेस सरकार या वसुंधरा सरकार, जिसने जो चुनाव के आसपास आकर के 2-3 महीने में को सारा किसान की याद आती है, मजदूर की याद आती है, नौजवान की याद आती है। तो वो उससे कुछ जो है जनता को अभी यकीन होता नहीं, क्योंकि यहाँ तक जो चुनावी वोट और खासतौर पर पिछली जो 2014 का चुनाव था, उस प्रकार जिस प्रकार जुमलेबाजी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने की, उससे तो देश की जनता का जो है एकदम किसानों का खासतौर पर जो है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे, कर्जा माफी कर देंगे, 15 लाख खाते में डाल देंगे। की 90% हमने स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट्स है उसके अक्सर से लागू किए हैं। अगर स्वामीनाथन एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बात करूंगा जब मैं इस पे आऊंगा। मैनिफेस्टो यदि ये सच होता, ठीक है, वो दुर्भाग्य है इस सरकार का, एक और खूबसूरती है सरकार की, मोदी सरकार की, मोदी जी की, कि इन्होंने नारा दिया था हम कांग्रेस मुक्त, लेकिन उन्होंने भाजपा मुक्त कर दिया हिंदुस्तान को। मोदी जी ने भी मोदी के अलावा कुछ बचा नहीं भाजपा में, अभी सिवाय बीजेपी के पास में भी सिवाय मोदी मोदी करने के कुछ भी नहीं बचा है, ना कोई काम गिनाने को है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी बची है। अब एक ही बात बची है, मोदी मोदी मोदी।
हकीकत ये है, एक स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दी तो किसान आत्महत्या क्यों कर? चलिए, लेकिन अभी तो मैनिफेस्टो, अभी कांग्रेस पे अपन फोकस करें। मैं क्या कहूं, पार्टी कोई भी हो, अभी जिस प्रकार जनता के विश्वास का खंडन पिछले 70 साल में किया गया है, चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं चुनाव घोषणा पत्रों में, और चुनाव के बाद में उन घोषणा पत्रों का जिस प्रकार से मजाक उड़ाया जाता है, उससे देश की जनता को भी यकीन नहीं आया पर। अभी बहुत अच्छी बात है, अभी जब चुनाव होंगे, सत्ता में आएंगे, तब क्या करेंगे, इस सवाल तो असली है ना। आज तक तो आजादी के बाद में वादे तो बहुत किए गए, कौन सा ऐसा सपना आज नहीं दिखाया गया। अभी आप देखिए, अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे दिसंबर में, कांग्रेस ने कहा था कि हम 2 लाख रुपए तक के किसानों के कर्जे माफ करेंगे। नहीं, संपूर्ण कर्ज माफी होगी, पूरे कर्जे माफ करेंगे। शेखावत जी, मैं सुधार करना चाहूंगी, संपूर्ण कर्ज माफी होगा। एक मिनट बात पूछो, चुनाव की बात नहीं खाली, पिछले साल जो है जब 2015-16 के अंदर, 17 के अंदर किसानों का आंदोलन हुआ राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर लाखों किसान, जिसमें अपने योगेंद्र जी हमने चर्चा की कई बार, जब सड़कों पर बैठा, शेखावाटी के अंदर 13 दिन तक किसान सड़कों पर बैठे, दिन रात धरना। उसके बाद में जो समझौता हुआ राजस्थान की सरकार है, उस समझौते को भी लागू नहीं किया। समझौते के अंदर वादा किया, कह रहे अभी कांग्रेस के बहुत, बीजेपी को बड़ी याद है कांग्रेस का वादा, कांग्रेस। अरे आपने क्या किया, आपने राजस्थान किसानों से समझौता करके धोखा दिया, समझौते में वादा किया संपूर्ण 50,000 इनके मैनिफेस्टो पे चर्चा करेंगे अपन जरूर। मैनिफेस्टो आएगा, इनका मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो साफ है, इनका क्या मैनिफेस्टो आएगा? इनका 5 साल का मैनिफेस्टो जनता ने देख लिया। इनका मैनिफेस्टो तो जनता ने 2014 के बाद में दोनों राज्य केंद्र में दोनों ने देखा इनका मैनिफेस्टो। जनता अब इंतजार कर रही है। मैं निमिषा जी की बात जवाब देने का मैनिफेस्टो। मैं सवाल मेरा यह है कि रोजगार के अवसर की बात कही है कि रूरल सेक्टर में खासकर पंचायती राज के माध्यम से 10 लाख जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। नरेगा में 100 रुपए से बढ़ा 100 दिन से बढ़ा के माफ करेगा, 150 दिन कर दिए जाएंगे, और 22 लाख गवर्नमेंट जॉब्स जो मिलने चाहिए, जो आप लोग नहीं दे पाए, ये कांग्रेस का दावा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरोप है कांग्रेस का, वो 2020 तक भरे जाएंगे। देखिए योगेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगी, रोजगार को लेकर के विभिन्न आंकड़े जो प्रस्तुत करने का प्रयास लगातार पिछले कई समय से कांग्रेस कर रही है। तो पहले तो वो आंकड़ों की जो उपलब्धता, जब इनका विधानसभा में पहला जो इनका हुआ था, पहला अधिवेशन में आते ही इन्होंने जब पहला प्रस्तुतिकरण, तभी आंकड़ों के मकड़जाल को लेकर आई थी। तो आंकड़े अभी तक भारत की अर्थव्यवस्था में अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पर रोजगार की उपलब्धता और बेरोजगारी के स्पष्ट आंकड़ों का एक जगह से मोदी जी एक जगह जी पूरा छुपाते बोल देना आज के आप ही रहेंगे। खिसियानी बिल्ली खम्बा ना जैसे बोलना चालू करती हूँ, आप खिसियानी बिल्ली की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। आप शांत होकर के सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, तो अब जो मकड़जाल आंकड़ों का लेकर के झूठ गुमराह करने का जो प्रयास करते हैं, झूठे मकड़जाल जो प्रस्तुत करते हैं, इंपीरियल एविडेंसेस के साथ जब पब्लिक से इंटरेक्शन होता है इनका, तो जवाब इनको देते नहीं बनता है। मात्र कुछ राज्यों में सिमटी कांग्रेस जब रोजगार के झूठे आंकड़े, अब अभी इनका राज्य का मैनिफेस्टो आया था, तब इन्होंने एक भी आंकड़े नहीं दिखाए इन्होंने। राजस्थान का जब मैनिफेस्टो आया था तब इन्होंने कोई आंकड़े, क्योंकि हमने इस पे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए और आरोप लगाए कि आपने रोजगार को लेकर के क्या वादे किए, और भत्ते की जरूर बात की, भत्ता अभी तक आया नहीं किसी बेरोजगार के पास, बेरोजगार को भत्ता ठीक है। और अभी ये बोलते हैं कि 22 लाख, आप ये बताइए कि कहां से लाएंगे आप रोजगार? और इस आधार पर, अरे भाई आप तो सत्य हैं, आप तो बिल्कुल सत्य के प्रति मात्र है, तो आपने जो बोला कि हम 22 लाख नौकरियां देंगे, तो आप कहां से लाएंगे वो भी आधार बताइए। गवर्नमेंट जॉब्स लगातार नौकरियां दी जा रही है, अभी भी रेलवे की नौकरी के फॉर्म भरे जा रहे हैं लगातार। इट इज इन अ प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूटी इन अ प्रोसेस। यूथ जो है लगातार लाभान्वित हो रहा है आपके झूठे मकड़जाल में। आप एक मिनट, मेरी पूरी बात हो जाएगी तब सिस्टम को आप डिस्टर्ब करते हैं। मेरे में आपकी तरह चिल्ला करके अपनी बात नहीं प्रस्तुत कर रही थी, सामान्य स्तर से आप सुनिए, ठीक है। रोजगार, बेरोजगारी भत्ते से आम चुकी है ये जनता, जनता को चाहिए स्वावलंबन और सार्थकता के साथ। और आप ग्राम पंचायत में आप बोलते हैं, देखिए मनरेगा अपने आप में, अभी भी मनरेगा में
आपने देखा होगा भुखमरी पे तो कि है 55 ना, से 103 का पहुंचा दिया आपने। डेवलप करेंगे, लेकिन मनरेगा के माध्यम से कितना भ्रष्टाचार हो, ए से लेके जेड तक भ्रष्टाचार कांग्रेस पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी आपने लेकर के गई, भारतीय जनता पार्टी बैंक के द्वार तक लेकर गई है। आपने तो कहा कि आओ ले जाओ पैसा जितना बीच में, डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर की पॉलिसी को डेवलप करती कांग्रेस, आधार कार्ड के साथ लिंक होने पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को रोकने का प्रयास कर रही है। आपके पास कोई उत्तर नहीं बचा है, चाहे कितने भी पॉइंट ले आइए आप। और एक और बात मैं कहूंगी, एक बात महत्वपूर्ण बात है, 2014 का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था वो बिल्कुल नकार करके 2019 में नया मैनिफेस्टो लेकर के आइए तो आपने 2014 का एक भी पॉइंट ऐड नहीं किया। मतलब ये इनकी सत्ता में आना अपनी बात से वो कर रहे हैं। इतना बुरा था आपका मैनिफेस्टो, एक लाइन ऐड नहीं की है, अर्थात जनता नकार चुकी है। नई सिरे से देश के टुकड़े करने वाली गैंग को सपोर्ट करो, राजद्रोह को सपोर्ट करो, जीएसटी को बोलो, ऐसे झूठों से घुमरा। एक बात आप दोनों को मैं कहना चाहती हूँ, आप जनता के साथ जाइए। अब मैं अपने घर से निकल के स्टूडियो तक आई हूँ ना, तो मुझे चेंज देखने को मिला है। यदि आपको चेंज देखने को नहीं मिलता है, कांग्रेस को वैसी जनता नकार चुकी है। इस झूठ को बोलना बंद करिए, इस देश को सार्थकता दीजिए। निमिषा जी, एक सवाल लगातार खड़ा कर रही है कांग्रेस। इन लोगों का कहना है कि मेघालय में क्यों समाप्त किया 1 अप्रैल 2018 को, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया पूरा। देखिए स्थानीय परिस्थितियों, देखिए आप तो मेघालय को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, विभिन्न अब ये बिल्ली वाला मामला नहीं है। मैंने बोला ये जो कटाक्ष भरी हंसी दे करके आपकी जो बौखलाहट है ना, वो मुझे दिख रही है। देखिए आज जो मेघालय में सीधा से जवाब देके खत्म करिए। प्रधानमंत्री बोले थे उस वक्त के अनुसार राजस्थान के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, मेघालय की स्थितियां एक जैसी नहीं हो सकती ना कभी, और राजस्थान की और केरल की स्थिति कैसे नहीं हो सकती। यह भी तो कह रहे हैं कि बंद करेंगे उसको। ये राजस्थान में नहीं है, जम्मू कश्मीर में अलग, हर देश को बांट करके कांग्रेस जातियों में बांट करके अंग्रेजों द्वारा स्थापित कांग्रेस एक नीति पे चलती है, बांटो और राज करो। लेकिन अब जनता बटने वाली नहीं है। एक देश, एक राज, एक टैक्स, मेरी प्रदेश की पूरे देश की जनता आजकल कुछ कल परसों कल आपके तो हर बार विरोध, आप यहाँ कुछ और कह रहे हो, आपके दूसरे जवाब तार्किकों के साथ एक सवाल आ रहा। जी पूछिए, आप सवाल। मेरे तो तार्किक प्रश्न ये है कि अगर हमारे ये आश्वासन जो मनरेगा में 100 से 150 हम कर रहे हैं और ये जो 72,000 रुपए दे रहे हैं, इसके पीछे ठोस कारण ये है कि हमने जब राष्ट्र इनको सौंपा था तो 55वें नंबर पे भूखमरी इंडेक्स में थे। पिछले साल 100वें पे थे, ये सुधरे नहीं, 103वें पे पहुंच गए हम। परसों रिपोर्ट जारी हुई है, 103वें पे पहुंच गए। कैसी रिपोर्ट? कागज लेके आते नहीं हो, 103वीं देखिए 6वीं बढ़ चुका है देश। कौन सी सर्वे, कौन सी रिपोर्ट, कौन सी आप अपनी झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं हम यहाँ पर। बिल्कुल, हाँ, कौन सी एजेंसी आपकी प्रायोजित ईवीएम आप लाते हो, वहां जाकर के आप ईवीएम का विरोध करते हो। देखिए मेरा देश कांग्रेस के प्रवक्ता आपने लाके बैठा रखी योगेंद्र जी यहाँ पर, एक बोलता है आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरे देश का अपमान कर रहे हैं, मेरे देश में सर्वे 6ठी बड़ी अशोका बन चुका है, ठीक है। एयर स्ट्राइक पे आप लगाते हो, सर्जिकल आप लगाते हो, 73% आपका पेट टूटता है, मेरे गरीब का पेट बढ़ता है तो कांग्रेस का पेट टूटता है। 73% इनकम ले इस देश में। इस देश के अंदर हमारी नियति ये है कि विडंबना ये है कि एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस आज ही भुखमरी में बात करती है। 5 पीढ़ियां गरीबी हटाने की बात कर रही है कांग्रेस की, 5वीं पीढ़ी कांग्रेस की 5वीं पीढ़ी गरीबी हटाने की बात कर रही है। मुझे तो ये बताइए ना, नहीं आप बताइए ना, कांग्रेस की 5वीं पीढ़ी गरीबी हटाने की बात क्यों करती है? अब तक आपने क्या किया मेरे देश के लिए? 7 दशक तक राज किया। कारण तो एक लाइन में देता हूँ, आप बता दीजिए। 5वीं पीढ़ी आपकी। अरे बहन जी 5 बार बोल लिया आपने, सुनो। 2016-17 का जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था अरुण जेटली जी ने, उसमें उनसे गलती से एक पैराग्राफ लिखा गया, सही पैराग्राफ,
कि 1947 में हमारे यहाँ 70% गरीबी थी, जो आज 22% है। अब इनकी बात का जवाब दे दिया मैंने कि अरुण जेटली स्वीकार करते हैं कि 70 साल में या 65 साल में 48% गरीबी कम हुई है। गप्पों का मेरे पास जवाब नहीं, एक कागज आप लेके आते नहीं है, ऑथेंटिक आप बोलते नहीं है, और आप बोलते हैं तो कागज, अरे क्या पढ़ के आते हैं आप, कहाँ से ले आते हैं? जनधन योजना के माध्यम से गरीबों के अकाउंट में सीधा पैसा पहुंच रहा है ना, भामाशाह कार्ड 53 योजना है, और आप बोलते हैं कि 47%। आज का जो घोषणा पत्र है उसमें ये 72,000 रुपए साल के देने की जो बात है ना, वो बड़ा कंफ्यूजन है, जनता में भी इसका भ्रम है जी। ये कहा जा रहा है कि भाई 12,000 रुपए महीने के देंगे और साल के 72,000 देंगे। नहीं वो क्या है, कहाँ से देंगे कुछ पता नहीं। राहुल गांधी ने उस दिन खुलासा किया, सुनिए, उसमें साफ उन्होंने कहा है कि 12,000 मंथ के हिसाब से देंगे। इस हिसाब से तो 1 लाख से भी ऊपर जा रहा है, 1,44,000। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि मिनिमम 72,000 रुपए, उसमें मिनिमम ईयरली 72,000 रुपए। उस दिन भी जब पूछा गया था, मिनिमम ऐसा नहीं, मैं क्लियर करता हूँ। मैं ये, उन्होंने ये बोला कि हम ये मान के चलते हैं कि 12,000 रुपए एक परिवार को मिनिमम चाहिए महीने के, ये मिनिमम इनकम होनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि एवरेज किसी की 5,000 हो सकती है, किसी की 7,500 हो सकती है, एवरेज 6,000 इनकम तो उसकी हो रही है। हम 6,000 इंटू 12 महीने 72,0000 रुपए सालाना उसको ऐड करेंगे। तो आप यही कहो ना, ये भी कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन है, ये क्लियर नहीं है। 72,000 सालाना देंगे, मोटी बात ये है, सच पता ही नहीं है, सालाना 72,000 सालाना। उन्होंने ये कहा है कि 12,000 रुपए न्यूनतम आय मानते हैं। तो 1,44,000 होनी चाहिए। अगर किसी की 10,000 थोड़ी, एक मिनट, अगर किसी की 10,000 आए तो उसको भी 72,000 नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, उसको 2,000 रुपए ऐड करेंगे, 2,000 रुपए। फिर आपने कैसे उसको देखिए, उसको हम राजस्थान में बैठे हैं, समय मैं माफी चाहूंगा, समय टाइम हो चुका, मैं माफी नहीं चाहिए देश की जनता को, बच्चे सब्सिडी नहीं चाहिए, एहसान नहीं चाहिए, विकास चाहिए, स्वावलंबन चाहिए, स्वाभिमान चाहिए। ये बातें हैं, तय जनता को करना है कि राजनेताओं से, पॉलिटिशियन से पूछा जाना चाहिए कि वादे पूरे कब होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।